तो क्या कभी रामस्वरूप वर्मा जी ने आपको बताया कि पहली बार वो लोहिया से कब मिले और सबसे पहली बातचीत या किसी खास विषय पर बातचीत? हाँ, ऐसा था कि जब ये पढ़ते थे इलाहाबाद इलाहाबाद में लोहिया जी का प्रोग्राम लगा था, तो वो जब वहाँ ठहरे तो इन्होंने खबर भेजी। तो वो बहुत खुश हुए, कह रहे इन नौजवानों को तो आना चाहिए भाई, हमसे जो बात करना है तो करें। तो उन्होंने उनसे जो बात हुई तो अब वो लोहिया जी भी वैचारिक तो थे ही, प्रभावित हुए कि नहीं ये मूवमेंट जो है किसानों का और ये बन जाएगा, उसमें आप लोग भी शामिल हो तो वो आसान हो जाएगा। पर हर तरह की चर्चा हुई तो वो वर्मा जी भी संतुष्ट हो गए, भी बहुत प्रभावित हुए जो है। और फिर वो समय आया जब ये कहा जाने लगा कि 12 आना पार्टी जो है हाँ। सोपा लोहिया जी चलाते हैं और 4 आना पार्टी जो है वो वर्मा जी चलाते हैं। हाँ। वो प्रसंग क्या था? प्रसंग ये था कि जो वैचारिक जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसले होते थे, तो बाकी तो अब जो वैचारिक रूप से पुष्ट नहीं है वो तो कोई बड़ा सुझाव या कोई अच्छा प्रस्ताव बना नहीं सकता। लोहिया जी जो बात रखते थे उसको वर्मा जी या तो बहुत आगे बढ़ाते थे या उसकी काट करते थे और उनको सुझाव देते थे। इसलिए वो प्रचलित हो गया कि 12 आने लोहिया चलाते, 4 आने। अच्छा, डॉक्टर लोहिया ने चौखंभा राजनीति की बात कही थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अब 4 खंबे, वो तो ये कहते थे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, ये 4 खंबे हैं। वर्मा जी कहते थे ये 4 खंबे संचालित हो रहे हैं ब्राह्मणवाद से। जी। तो जब तक ब्राह्मणवाद के ये खंबे नहीं गिरेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गिरेंगे, तब तक ये सामाजिक बराबरी नहीं आएगी। और सामाजिक बराबरी नहीं आएगी, समाजवाद आ ही नहीं सकता। और ये 4 खंबे ब्राह्मणवाद से गाइड हो रहे हैं, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, ये सब संचालित तो वही से हो रहे। तो वो जब तक नहीं गिरेंगे तब तक ये खड़े नहीं होंगे। तो मेरा एक सवाल था, जैसे 1 जून 1968 को अर्जक संघ का गठन हुआ जी। उसके गठन के पहले तक जी। रामस्वरूप वर्मा जी ने कभी चाहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में या चुनावी राजनीति में पार्टिसिपेट करूं, या फिर लोहिया जी ने उनको ऑफर किया हो? ऐसा था कि सन 1952 में पहला चुनाव लड़े वर्मा जी। अच्छा। तो वो भोगनीपुर क्षेत्र था और वहाँ एक रामस्वरूप गुप्ता कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते। तो 400 वोटों से हार गए मुझसे वर्मा जी। हाँ। वर्मा जी किस पार्टी से थे? सोशल पार्टी, यही सोपा से। और दूसरे चुनाव उनको हरा दिया 57 में। हाँ। 57 में पहली बार विधायक बने। हाँ। तो विधायक बनने के बाद तो पार्टी पर जो है प्रभाव बढ़ा होगा। हाँ, पार्टी प्रभाव बढ़ा, नेता, पार्टी के नेता हुए विधानमंडल में, और कई बार जेल वेल गए, सब पूरे आंदोलन बहुत करते थे। तो कोई अनुभव सुनाते थे कि जब पहली बार विधायक बने 57 में, तो किस तरह की, मतलब चुनावी राजनीति में किस तरह की समस्याएं आती हैं? ऐसा है कि वो ईमानदारी में तो उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वो कभी थाने नहीं गए। अच्छा। या तो डीएम से मिलते थे या एसपी से मिलते थे, या फिर यहाँ शासन जो समस्याएं होती थी, सभाएं करते रहते थे। तो सभाएं में सब दरखास्तें इकट्ठी होती, विभागवार उनका बंटवारा करते थे, और फिर जो सरकारी लायक जो समस्या होती थी उसको पेश करते थे, लेकिन थाने तहसील को नहीं। पहली बार डॉक्टर लोहिया से अलग राह चलने की राह कब सोची? नहीं, अलग तो नहीं चलेगा, अलग कहाँ चलेगा, आखिर तक उनके साथ रहे। नहीं, उनके कहने पर ही उन्होंने अर्जक संघ सन 1966 में जब जेल में थे तो अर्जक संघ का नाम, उसका विधान, सिद्धांत तो नहीं बना था, लेकिन विधान बांट दिया था जेल से वर्मा जी ने। हाँ,
तो लोहिया जी की सहमति थी उसमें? वो तो बताया ना, उस दिन 3 रात जब वो हुए तो थोड़ा सा मैं उसको फिर से जानना चाहता हूँ, हमारे लोगों के पास। ऐसा था कि वर्मा जी में द्वंद्व पैदा हो गया कि ये जो समाजवाद है ये भ्रामक शब्द है और करनी कथनी में बहुत फर्क है और चिंतन में स्पष्टता नहीं। और इसका उन्होंने जो इलाहाबाद में प्रदेश का सम्मेलन हुआ संसूपा का, उसमें उन्होंने प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि इन चीजों पर गौर करना चाहिए, इनमें बदलाव करना चाहिए, नहीं तो ये ढपोल संघ की तरह ये सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगी और एक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो सवर्ण थे, वो उनको मौका मिल गया, वो जाकर डॉक्टर लोहिया से कहा कि रामसूर वर्मा पार्टी छोड़ रहे। तब उनको बहुत चिंता हुई, वर्मा जी जैसा विचारक पार्टी छोड़ेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो दिल्ली से आए कानपुर। कानपुर से एक मिश्रा थे, बहुत बड़े नेता, मजदूर नेता, अजय मिश्र नहीं, श्याम मिश्र, बहुत मशहूर थे उससे, उनको भेजा। तो वो वर्मा जी के साथ आए, उन्होंने कहा कि भाई आपसे बात करना है। तुमने कहा चलो, जहाँ कहने नहीं आने दिल्ली चलो। उन्होंने कहा हम दिल्ली की तैयारी करके नहीं आए। अरे कहा यही व्यवस्था बना, चलो वो यहाँ नहीं हो पाएगी। तो जबरदस्ती लेके वहाँ 3 दिन 3 रात ऐसे गुजरे कि ने कुछ खाया ना दुनिया, केवल काफी पीते रहे। और ऐसे तो उन्होंने जब पूछा कि आप को क्या दिक्कत है पार्टी से, तो उन्होंने कहा पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं। लोहिया जी ने पूछा था? हाँ, पार्टी में तो हम ही हैं, लेकिन ये पार्टी ऐसी चल नहीं पाई, इसका वैचारिक धरातल गड़बड़, इसको जो है इसकी रिमॉडलिंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे, क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक तो समाजवाद का मतलब बताइए। तो वो समाजवाद वाले बराबर, मैंने कहा आप तो भाषण में कहते हैं कि 1-10 की बराबरी, गैर बराबरी को बराबरी मान ली जाएगी। ये तो एकदम से असंभव चीज बता रहे हैं आप। 1-2 में गैर बराबरी होती है, या तो यूं रहेगा या यूं है, तो गैर बराबरी जरा भी है, बराबरी कहाँ? मतलब लोहिया जी ये कह रहे थे कि उनका कहना था कि यदि कोई 1 रुपया कमाता है और कोई 10 रुपया कमाता है, तो समाजवाद आ गया, दोनों बराबर, समाजवाद आ गया। हाँ, जिसका मुखालफत रामसूर वर्मा जी ने की। बिल्कुल कहा कि ये सब गलत बात। 1-10 की गैर बराबरी, घोर गैर बराबरी। दूसरा उन्होंने कहा कि समाजवाद जरूरी क्यों है, समाजवाद की समता। तो उन्होंने कहा समता क्यों जरूरी है ये बता। तो अब वो बेचारे बताइए, वर्मा जी ने कहा कि ये तो आपको मालूम है कि जितने समाजशास्त्री दुनिया हुए सबने कहा है कि सोशल एनिमल है आदमी। या क्यों कहा? इसलिए कि दुनिया में जितने जीव हैं सबकी पेट भूख है। क्या है? पेट भूख। पेट भूख, हाँ, मतलब खाना और अपना सुरक्षित रहना। और इंसान की 2 भूख है, मन है इसका और तन है। अगर मन गड़बड़ है तो तन गड़बड़ हो जाएगा, तन गड़बड़ है तो मन गड़बड़ हो जाएगा। तो मन की भूख को क्या कहते हैं? मन की भूख इज्जत और तन की भूख रोटी है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, पैसा हो जाएगा तो आदमी को इज्जत मिलने लगेगी। तो उन्होंने कहा कि 2 उदाहरण बताए। एक तो बताया कि ससुराल में खाना सबको अच्छा मिलता है, गरीब अमीर चाहे कोई हो, लेकिन अगर वहाँ कोई अपशब्द कह दे, पेटू है, ये है, खाने के लिए आ जाता, तो आदमी खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों? इज्जत जब कम हो गई तो रोटी बेकार। और इज्जत दूसरे से मिलती है, अपने से इज्जत नहीं मिलती, इसलिए सामाजिक प्राणी कहा गया। और भारत में या पूरी दुनिया में बिना उत्पादन निर्माण के कोई राष्ट्र तरक्की नहीं करता है। भारत में जो उत्पादन निर्माण में लगा है वो नीचा कहा जाता है, जो हरामखोरी करता है, फ्रॉड करता है, वो ऊंचा कहा जाता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना नीचा कहा जाता है, जो जितनी हरामखोरी करता है उतना ऊंचा कहा जाता है। ये मान्यता जब तक नहीं टूटेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। जिसको सम्मान मिलना चाहिए उसको अपमान मिल रहा है, जिसको अपमान मिलना चाहिए उसको सम्मान मिल रहा है। इसका कारण ब्राह्मणवाद है। और उन्होंने कहा कि कितना बढ़िया चित्रकार हो, खुले मैदान में कितनी बढ़िया तुलिका और पट्टिका और सब रंग हो, लेकिन अगर फुहार गिर रही है कभी वो चित्र बना ही नहीं सकता। क्या गिर गया?
फुहार पानी की, हाँ। हल्की हल्की फुहार अगर झल रही है तो कोई चित्र नहीं बना पाएगा कितना बड़ा कलाकार। इसलिए जब तक ब्राह्मणवाद की फुहार है तब तक कोई चित्र नहीं बन सकता, देश का पूंजीवाद भी नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि एक भंगी एक ब्राह्मण को हलवाई की दुकान खोल दीजिए एक चौराहे, ब्राह्मण को कोई ट्रेनिंग मत दीजिए, हलवाई को बढ़िया मिष्ठान बनाने की ट्रेनिंग दे दी, क्या भंगी की दुकान चलेगी? क्यों? पैसा बराबर है, दुकान भी बराबर है, तो यहाँ पूंजीवाद भी नहीं चल सकता। क्या बोल रहे बात? कहा कि समाजवाद पूरी दुनिया में वही आया है जहाँ सामाजिक बराबरी है। तो पहले सामाजिक बराबरी आई तब समाजवाद है। और मन टूटा हुआ कि हम अपने बचपन का उदाहरण बताते हैं। हमारे यहाँ एक दोहरावर गांव है, तो वहाँ दिवाली में दंगल लगता है। तो एक ठाकुर जो है घूमने लगा पहलवान, तो हमारे धार्मिक बिरादरी शेड्यूल कास्ट में होती है। आपके यहाँ तो कुर्मी होता है, हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट, जैसे आपके यहाँ पासी जी ऐसे। तो वो भी चला चोखा था, पहलवानी करता था, उसने मिला लिया। अब जब कुश्ती शुरू हुई तो पहले ही पकड़ लो उसने ठाकुर को नीचे कर दिया। अब उसने सोचा कब तो मारे जाएंगे, तो कहा साले धनका होकर ऊपर चढ़ा, तो एकदम ढीला हो गया। धनखर होके मैंने ध्यानों हो करके अच्छा ऊपर चढ़ा है, तो ढीला पड़ गया, उसने पटक दिया। अगर ये हीन भावना उसके दिमाग में न होती तो जीत गया रही। तो मन का टूटा आदमी कभी धन का बढ़िया इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और यहां से 90% टूटे बन के 10% अहम में, तो ना अहम काम आ सकता है, ना हीन भावना काम आ सकती, इसलिए देश नीचे जा रहा है। तो क्या तो सबसे बड़ी लड़ाई भारत में इज्जत की लड़ाई। इज्जत की लड़ाई अगर शुरू हो जाए और जिसमें पैसे खर्चा नहीं, भाई बोलना चलना उठना बैठना खान पान में बराबरी आ जाए, इसमें कोई पैसा खर्चा है, ये कोई करना नहीं चाहता। और जब तक ये नहीं होगा तब तक टूटे हुए मन जुड़ नहीं सकते। हीन भावना जब तक दिमाग से नहीं निकलेगी उसको हक अपना नहीं महसूस होगा। आप किसी भंगी से कहिए कि आपके लिए हम लड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ आइए, वो कह रहे बाबू जो पिछले जन्म में किया है भोग रहे हैं, अब करेंगे आगे भोगे तो कौन होते। इसीलिए आर्थिक लड़ाई यहाँ नहीं हो रही। मन टूटा है, उसको उसके दिमाग में हीन भावना है कि हम अपने दुश्मन स्वयं, कोई दुश्मन नहीं, पूंजीवाद दुश्मन है, राजतंत्र दुश्मन है, राजा दुश्मन है, जिम्मेदार दुश्मन, अपने दुश्मन हम स्वयं। यहाँ तक ईश्वर भी जिम्मेदार नहीं। हाँ, तो असली लड़ाई शुरू नहीं हुई अभी। असली लड़ाई तो केवल अर्जेक्शन सोशल समाज से संभव है और हो ही नहीं सकती। तो वो जो 3 दिन और 3 रातों की जो बैठक हुई डॉक्टर लोहिया के साथ जी, उसका फलाफल क्या रहा? फलाफल ये हुआ कि उसके 2 महीने बाद हमारे यहाँ एक दोहरापुर गांव जो बताया आपने, तो वहाँ एक सोशल पार्टी सभा हुई जो महाराष्ट्र से भारती भी आए थे। तो वहाँ सबसे पहले वर्मा जी ने अर्जक शब्द का उद्घोष किया। 68 नहीं 69 नहीं, नहीं 60 बल्कि 66 अच्छा 66 की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अर्जकों का, अर्जक का विश्लेषण किया शब्द का। अर्ज धातु में जब लोण प्रत्यय बनता है तो अर्जक बनता है। जी फिर से बताइए। अर्ज धातु में हाँ, अर्ज धातु में लोण प्रत्यय जब मिलता है तो अर्जक बनता है। अर्जन और अर्जक ये स्वाभिमान दायक शब्द है और इसमें सब कमेरों को जुटना चाहिए और इसका हम संग बनाएंगे। तब 66 में ही ये सत्याग्रह हुआ, तो जेल से उन्होंने ये अर्जक शब्द और विधान टाइप करा के बदलवा दिया। फिर वो सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार तो 67 में बनी ना, 67 में बनी। हाँ, उसी समय फाइनेंस मिनिस्टर बने। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर बने उसी साल। हाँ, उस समय सीएम कौन थे? चरण सिंह। अच्छा, चौधरी चरण सिंह की सरकार। सम्मिलित सरकार बनी थी।